आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला पार्टी की लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब। कहा, कांग्रेस के हिमायती मुरासले के बाद करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी गलियारों से लेकर राजभवन और सिविल सेक्रेटरीट तक तैयारियां और सरगर्मियां शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लाओस के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। वियंतियान भारत आसियान सरबराह इजलास के अलावा कर रहे हैं मशरकी एशियाई इजलास में भी शिरकत। और चीफ सेक्रेटरी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल दौड़ को किया झंडी दिखाकर रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। इस सिलसिले में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में लेजिस्लेचर पार्टी का एक अहम और गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ, जिस दौरान हालिया इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता तमाम अरकान ने इत्तेफाक राय से उमर अब्दुल्ला के नाम पर मुहर सबत की कि वो एनसी के लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर होंगे। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के पेश नजर आज दिन भर नवाई सुबह कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द पार्टी के हामियों और मीडिया के नुमाइंदों की जबरदस्त चहल पहल रही। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज करने वाले मेंबरों को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें हमवतन और हमवक्त खुद को अवाम के लिए वक्फ रखने की हिदायत देते हुए कहा कि पिछले चंद बरस के मुश्किल तरीन हालात के बाद उनकी अवलीन तरजीह अवाम को राहत पहुंचाना है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने जिस मंशूर के तहत चुनाव लड़ा उस पर मिन्नुअन अमल करने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक ने पार्टी को शानदार जीत से हमकिनार कराने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि असल ताकत का सरचश्मा अवाम ही है और सरदारी अवाम का ही हक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरेदस्त बेरोजगारी, महंगाई, माशी बदहाली और मनशियात के मसाइल जैसे मुश्किल चैलेंजों का डट कर मुकाबला करने की जरूरत है। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी के नायब सदर और मुंतखब शुदा लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लीडर मुंतखब होने के बाद अब उन्हें कांग्रेस की तरफ से हिमायती मुरासले का इंतजार है, जिसके मिलते ही वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है। फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 52 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। इसी दौरान आज तीसरे रोज भी लोगों, खासतौर पर पार्टी के हामियों की एक बड़ी तादाद ने इंतखाबात में शानदार जीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि हालिया असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असम्बली में 42 सीटें जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और सीटों के एतबार से ये वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। इसके साथ ही पार्टी की इत्तेहादी जमात कांग्रेस को 6 जबकि सीपीआईएम को भी 1 निशस्त मिली है। दरे असना नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज 4 आजाद उम्मीदवारों की हिमायत भी हासिल हो गई है और इस तरह से इस जमात के लिए जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनाने की राहें निहायत हमवार और आसान हो गई हैं। दूसरी तरफ जम्मू खिते में भारतीय जनता पार्टी ने
29 सीटें जीत ली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के बाद अब नामजद वजीर आला उमर अब्दुल्ला किसी भी वक्त सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में सियासी गलियारों से लेकर राजभवन और सिविल सेक्रेटरीट तक हुकूमत साजी और इस सिलसिले में मुनक्किद होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब के सिलसिले में तैयारियां और सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। दरी असना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज राजभवन श्रीनगर जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हालिया इंतखाबात में चुनाव जीतने वाले अरकान के नामों की फहरिस्त सौंप दी। उनके हमरा भारतीय चुनाव कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार शर्मा और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के कुछ दीगर सीनियर ओहदेदार भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चुनाव अमल की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने साथ ही इलेक्शन से जुड़े ओहदेदारों, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की भी सराहना की। दरी असना भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसकी रूह से अब जम्मू कश्मीर में मिसाली चुनावी ज़ाब्ते अमल का निफाज खत्म हो गया है। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि इस जमात का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत गुजारी है। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रदेश बीजेपी के कारगुजार सदर सत शर्मा ने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी के वोट शेयर और निशस्तों की तादाद में इजाफा इस बात का आकाश है कि बीजेपी अवाम दोस्त प्रोग्राम और पॉलिसियां चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में इंतखाबात लड़कर इक्तिदार हासिल करना कोई बड़ा मायने नहीं रखता, बल्कि वो अवामी खिदमत को ही ज्यादा अहम समझती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे पर आज दोपहर वियंतियान पहुंच गए। वजीर आजम के इस दौरे से आसियान ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात में मजीद लचक आएगी। वजीर आजम की आमद पर भारतीय बरादरी ने एक होटल में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। दौरे पर रवाना होने से कबल दिए गए एक बयान में मोदी ने कहा कि वो 21वें आसियान भारत सरबरा इजलास और 19वें मशरकी एशियाई इजलास में शिरकत कर रहे हैं। रवानगी के मौके पर वजीर आजम ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि वो अहमियत की हामिल जामिया शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेने और बाहमी ताउन के मुस्तकबिल की सिमत का तयन करने में आसियान रहनुमाओं के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मशरकी एशिया सरबरा इजलास भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को दरपेश चैलेंजों पर बातचीत का एक मौका फराहम करेगा। वजीर आजम ने कहा कि इस खित्ते के साथ भारत के करीबी सकाफती और तहजीबी रिश्ते हैं जो बुद्ध मत और रामायण के मुश्तरक विरसे से मालामाल हैं। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। मारूफ सन्नतकार और इंसान दोस्त रतन टाटा को आज जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले मदाहों की एक बड़ी तादाद ने पुरनम आंखों से खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कल रात मुंबई के एक अस्पताल में 86 बरस की उम्र में इंतकाल किया। आज शाम वर्ली मुंबई में आखिरी रसूमात की अदायगी से कबल शाम 4:30 बजे तक उनके जसद खाकी को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में लोगों के आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। इस दौरान हजारों लोगों ने वहां पहुंचकर आंजहानी को हाथ हिला हिला कर अलविदा किया। महाराष्ट्र सरकार के आला ओहदेदारों ने आज खुद NCPA जाकर आंजहानी का आखिरी दीदार करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया। गौरतलब है कि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आलमी शोहरत याफ्ता बनाने में एक अनमिट रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने उनके फौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की सन्नतों से कहा है कि वो अपनी रफ्तार और हुजूम में इजाफा करें। आज नई दिल्ली में PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि कंपनियों को बड़े ख्वाब देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए चैम्बर्स और इंडस्ट्रीज को एक साथ आने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने 2000 से ज्यादा
فرسودہ 9 آبادیاتی قوانین کو ختم کر دیا ہے، کمپنیوں سے متعلق ایکٹ میں اصلاح کی ہے اور 39,000 سے زیادہ ضابطوں کی تعمیل کو آسان بنایا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ 2024 بھارت کے صنعتی شعبے کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن سال ہے۔ صنعت کار اور انسان دوست رتن ٹاٹا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ رتن کی وراثت صنعت میں لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ رواں سال کی فوجی کمانڈروں کی دوسری کانفرنس کا پہلا مرحلہ آج سے سکم کے گینگٹاک میں ہائیبرڈ موڈ پر شروع ہو گیا۔ یہ 2 روزہ کانفرنس سینئر کمانڈروں کے لیے موجودہ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے، اہم حکمت عملیوں پر غور کرنے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا خاکہ بنانے کے لیے ایک فورم کے طور پر کام کرے گی۔ کانفرنس کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ فوج کی سینئر قیادت سے خطاب کر رہے ہیں، جس دوران وہ ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجوں اور سلامتی کے شعبے میں فوج کے رد عمل کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے دوران بھارتی فوج کی جنگی صلاحیتوں کو تیز کرنے کے لیے قومی سلامتی کے اہم مسائل اور اسٹریٹجک پہلوؤں پر بات چیت کے علاوہ جن اہم امور پر غور کیا جائے گا ان میں کثیر جہتی قومی سلامتی کی حکمت عملی کی بڑھتی ہوئی اہمیت بھی شامل ہے۔ برگزیدہ ولی خدا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مناسبت سے آج تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر سے قبل جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد حمدانی نے حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک، ان کے علمی اور روحانی کمالات اور تاریخ ساز اسلامی کارناموں کے بارے میں واضح و تبلیغ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ مولوی ریاض نے اس بات پر زور دیا کہ غوث العظم حضرت پیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر چل کر راہ ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج پورے ملک میں ذہنی صحت سے متعلق عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا بنیادی مقصد ذہنی صحت سے متعلق مسائل کے تعلق سے متعلقین میں بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کو تقویت بخشنے کے لیے دنیا بھر میں کاوشوں کو متحرک کرنا ہے۔ ضلع لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر اور انسانی حقوق و انسدادی رشوت ستانی فورم جموں کشمیر کے اشتراک سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر موجود مقررین نے ذہنی صحت کی اہمیت زبردست طریقے پر اجاگر کی۔ ضلع لیگل سروسز اتھارٹی شوپیان کی طرف سے بھی ایک ایسا ہی جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مرکزی کمیونیکیشن بیورو کی جانب سے کرگل میں منعقدہ 3 روزہ رابطہ کاری پروگرام اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس پروگرام میں مشن لائف، پوشن ابھیان، فوجداری کے نئے قوانین اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے بارے میں عوام کو تفصیلی جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر لداخ سے رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان نے اس طرح کے جانکاری پروگرام کے انعقاد پر CBC کی ستائش کی۔ فیلڈ پبلسٹی آفیسر سری نگر نصیر احمد نے لداخ میں عوامی جانکاری کے پروگرام کے انعقاد میں مرکزی کمیونیکیشن بیورو کی اہمیت اجاگر کی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج پولو گراؤنڈ سری نگر سے ملک کی سب سے لمبی سائیکل دوڑ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے اسپانسر کردہ یہ دوڑ ملک کے آخری زمینی حصے کنیا کماری میں اختتام پذیر ہوگی۔ اس سال اس دوڑ میں قومی اور بین الاقوامی سطح کی 22 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی دوڑ میں زندگی کے مختلف طبقہ فکر اور عمر کے مختلف زمروں سے تعلق رکھنے والے سائیکل سوار شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب پر چیف سیکرٹری نے اس طرح کی کھیل سرگرمیوں کا انعقاد کرنے کے لیے جموں کشمیر اسپورٹس کونسل اور IOCL کی تعریفیں کی۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔